बायोलॉजी के पेपर का क्वेश्चन है बच्चों 2023 का, ठीक है, जो दूसरा सेट था, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आप सोचो मरकरी, इसका सिंपल कॉन्सेप्चुअल आंसर है, मरकरी को रिकवर ही नहीं कर सकते, लिक्विड फॉर्म में होता है। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे बच्चों जो टेंशन में थे अपने सीयूईटी एग्जाम को लेकर कि सर हमने अभी फॉर्म फिलिंग कर ली है बट हमें पता नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन कहां से सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेंगे, तो अब टेंशन करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं भाई आपके लिए टॉप 1000 बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेके, ठीक है। ऐसा मत सोचिए एक ही क्लास में 1000 करवा रहे हैं, आपको आने वाले 40 डेज तक डेली मैं आपको 25 क्वेश्चंस डेली करवाऊंगा, ठीक है, जिसके थ्रू जो आपकी प्रिपरेशन है सीयूईटी की वो साथ के साथ होती चली जाएगी। और जितने भी ये 1000 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं बच्चों, मेरे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं 2023 एंड 2022 के अंदर। हमने बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके उधर से क्वेश्चंस उठा के, कुछ सैंपल पेपर के भी क्वेश्चंस हैं बट जो मेजर है वो आपके पीवाईक्यूज है। इस 1000 क्वेश्चन के लिए आप लमसम लगा के चलिए, हमने 25 से 30 जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको कलेक्ट करके पूरा डाटा बनाया है बायोलॉजी के लिए, और उसको हम आपको आने वाले जो नेक्स्ट 40 डेज है मेरे बच्चों उसमें सॉल्व करवाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, ठीक है, अब क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। इधर पार्थेनोजेनेसिस देख के सब आधे तो सोच रहे होंगे हनी भी आंसर है, बट क्वेश्चन आपको हमेशा अच्छे से पढ़ना है। जब आप वहां अपने क्वेश्चन पेपर में एग्जाम हॉल के अंदर भी अपना क्वेश्चन पेपर जब रीड आउट करेंगे तो अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन कहता है भाई सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट अंडरगो पार्थेनोजेनेसिस। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करना है इस ऑप्शन में से जो पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जाता ही नहीं है। भाई हनी भी तो नहीं हो सकती, बिकॉज हमें पता है जो ड्रोन है वो पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जाता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। रोटीफायर के ऊपर अभी आते हैं। बची भाई टर्की, टर्की आपको पता है, ठीक है, एग ले करती हैं। तो जो टर्की के एग्स होते हैं, फीमेल टर्की के जो एग्स होते हैं, ड्यू टू पार्थेनोजेनेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, वहां से हम प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टर्की भी इसका गलत आंसर हो गई है, ठीक है। चलिए लास्ट है भाई फ्रूट फ्लाई। और हाँ एक और चीज याद रखना, ये आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में ये चीज का, कि जो टर्की जब पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जाती है तो जो प्रोजेनी आती है मेरे बच्चों वो मेल ही आती है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, आपने अच्छे एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे, ठीक है, जो मेरे साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो उनको ये चीज पता होगी। अब बच्चा भाई फ्रूट फ्लाई और रोटीफायर्स। अब फ्रूट फ्लाइज के अंदर देखिए पार्थेनोजेनेसिस हो सकती है जिसके अंदर सेम जो आपकी वर्जिन फीमेल होती है उसके एग्स को हम विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोजेनी उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू देयर क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। सेम हनी बी जितना ही उनका, हनी बी में 32 होता है, इधर कितना होता है भाई 16। बट जो रोटीफायर एग्जांपल है बच्चों, इधर पार्थेनोजेनेसिस नहीं होती, रोटीफायर्स के अंदर, आपके एफिड्स के अंदर इधर पार्थेनोजेनेसिस नहीं होती है, ठीक है। ये एग्जांपल आपको याद रखना है, एंट्स के अंदर भी नहीं होती है। ये 3 एग्जांपल मैंने यहां पे आपको बता दी जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पार्थेनोजेनेसिस नहीं होती है, और एनटीए ने क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछा है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर है भाई बी, रोटीफायर। सभी को समझ में आ गया? जल्दी से दबा के वीडियो को बच्चों लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। आप लोगों के लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन आता है कि ऐसे टॉप 1000 क्वेश्चन डेली 25 कर करके हम 40 डेज में कवर करें। इतना मोटिवेशन सिर्फ आपके लाइक से और कमेंट से ही आता है। और कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो हाथों हाथ मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ, मैं जरूर से जरूर बच्चों तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है भाई, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज। पता है आपको भाई, इसको कहते हैं हम सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हम सिंगल जो हमारे प्लांट्स के टोटीपोटेंट सेल होते हैं, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम से जो हम सेल्स आइसोलेट करते हैं, जिनके अंदर एक एबिलिटी होती है, एक टेंडेंसी होती है जिसे हम कहते हैं टोटीपोटेंसी, की वो सिंगल सेल से हम जो कंप्लीट प्लांट सेल है, उस प्लांट है, उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अलग होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन भी अलग होता है, और सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, जो सोमा क्लोन्स बनते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, जो बाद में आपके प्लांटलेट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर है सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, देखते ही आंसर आपको पता होना चाहिए और सीधा क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग डीकंपोजिशन। इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आप वेरिएशन देखो, ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है ये, और जो सैंपल पेपर के वो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी तक सारे हमारे पीवाईक्यूज चल रहे हैं, ठीक है। मैंने स्लाइड पे भी इसलिए मेंशन कर दिया है तुम लोगों के लिए। भाई क्वेश्चन कह रहा है, डिकंपोजिशन से क्वेश्चन है, इकोलॉजी का क्वेश्चन यहां पे आ गया है, और पूछ रहा है भाई बताओ कौन सी स्टेटमेंट ए, बी, सी और डी में से करेक्ट है रिगार्डिंग डीकंपोजिशन। पहली स्टेटमेंट देखो, अब डीकंपोजिशन के सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके दिमाग में रिकॉल हो जाने चाहिए। 5 स्टेप में जो आपकी डीकंपोजिशन वो होती है, ये आपको याद होना चाहिए। पहला क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अच्छा, पहली स्टेटमेंट है भाई, डीकंपोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। चलिए, द रेट ऑफ डिकंपोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। बिल्कुल, अगर आपका जो डेट्रिटस है उसके अंदर आपके काइटिन वगैरह ज्यादा होंगे, फंगस ज्यादा होगी, तो उसको डिग्रेड करने में उतना ही टाइम लगेगा। ज्यादा आपके पॉलीसेक्राइड्स होंगे, उनको भी डिग्रेड करने में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर ज्यादा टाइम लगेगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ए और बी तो हमारी ठीक हो गई, ठीक है। तीसरी देखो, ड्राई एंड कोल्ड एनवायरमेंट फेवर द डिकंपोजिशन। नहीं, यहां पे हमें मॉइस्ट और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट है भाई, इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन द डिकंपोजिशन रेट इज फास्टर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बताया काइटिन की वजह से जो डिकंपोजिशन रेट है बच्चों वो स्लो होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है भाई ए एंड बी ओनली, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो के अंदर क्वेश्चन तुम मेरे साथ साथ बना पा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे से हो रही है, तो वीडियो को लाइक किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन छांटते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं भाई बहुत सारे, ठीक है, और ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। आपका छोटा सा काम करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, और अगर कोई डाउट आ जाए तो कमेंट करना है मेरे बच्चों। चलो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच इज अ सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन एंड इज ग्रोन ऑन कमर्शियल स्केल। सिंगल सेल प्रोटीन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी थोड़ी सी याद दिला देता हूं, बायोफोर्टिफिकेशन के जस्ट नीचे हमने सिंगल सेल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था कि भाई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम हमारे सप्लीमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, सिंगल सेल से लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू हमें प्रोवाइड होती है उनसे। तो इसमें से भाई कौन सा एग्जांपल है, एजेटोबैक्टर तो नहीं है, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में था, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। राइजोबियम भी बैक्टीरिया है, ये भी नहीं है, ये रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है प्लांट्स में। अब आता है भाई एजोस्पाइरुलियम एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। अब स्पाइरुलिना इसका करेक्ट आंसर है मेरे बच्चों। कैसे आपको पता है, स्पाइरुलिना को हम क्या करते हैं, एक तरीके की आपकी समझ लीजिए एल्गी होती है, ठीक है, ग्रीनिश कलर की। इसको हम ग्रो करते हैं, ड्राई अप करते हैं, पाउडर की फॉर्मेशन करते हैं, उनकी टैबलेट्स बना लेते हैं, ठीक है। जो स्पाइरुलिना है वो बहुत ही ज्यादा रिच होती है आपके प्रोटीन के अंदर, सो इसको एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर कह सकते हैं प्रोटीन पाउडर के अल्टरनेटिव की फॉर्म में भी यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनकी छोटी सी टैबलेट से हमें प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल था भाई बैक्टीरिया का। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई विच बैक्टीरिया इज यूज्ड एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट, तो आपको पता होना चाहिए मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये एक बैक्टीरिया आपका मेंशन्ड है इन योर एनसीईआरटी, और जो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा। चलिए चलते हैं भाई फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। चलो भाई, हमें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपकी पूरी दी हुई है, ठीक है, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन के स्टेप्स दिए हुए हैं, हमें करेक्ट ऑर्डर में इनको लगाना है। सबसे पहला ए में लिखा हुआ है भाई फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, ठीक है। तो इन सब में से सबसे पहले तो भाई हमारी ए ही होती है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं जहां पे ए हमारा सबसे पहले, ठीक है, ये 3 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, ठीक है। जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद आपको स्टेजेस याद होनी चाहिए, कौन कौन सी स्टेज होती है। पहले ब्लास्टुला होती है, मोरुला होती है। सबसे पहले होती है बच्चों हमारे मोरुला स्टेज, ठीक है। मोरुला स्टेज हमारी आफ्टर जाइगोट हमारी मोरुला स्टेज होती है, तो इसका ऑप्शन में सेकंड नंबर पे आना चाहिए भाई डी। अब यहां पे अगर आप लोग ये 2 चीजें देख लोगे, अच्छे सीक्वेंसिंग कर लोगे, तो आपको आंसर यहीं कहीं मिल जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इधर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए के बाद डी आ रहा है, ठीक है, आपका ए ऑप्शन। तो यहां से जो हमारा ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस के अंदर कहीं भी डी नहीं आ रहा है ए के बाद, ठीक है। तो यहां से आप एलिमिनेशन मेथड से भी जल्दी अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो, और अपने भाई 45 मिनट्स के अंदर ही अपने जो सारे क्वेश्चन है 40 मिनट्स के अंदर ही इजीली सॉल्व कर सकते हो।
टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जिस बच्चे को टाइम मैनेजमेंट नहीं आती वो सीयूईटी का पेपर जल्दी से कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा मेरे बच्चों। ये बात सभी को क्लियर हो गई है? सभी को ये बात क्लियर है? टाइम मैनेजमेंट भी अपने आंसर्स के साथ सीखनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये क्वेश्चन है भाई, अर्ली ग्रीक्स थिंकर थॉट दैट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है। अच्छा अब इवोल्यूशन जिन्होंने पढ़ा है उसमें पढ़ा होगा डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज थी, ठीक है। लाइफ किस तरीके से इवॉल्व हुई, किस तरीके से अर्थ के ऊपर लाइफ आई, ठीक है। तो कौन सी थ्योरी थी जिसने स्पोर्ट्स की वजह से जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करी अर्थ के ऊपर, इसके बारे में बताया था। तो सभी को पता होना चाहिए भाई, वो थी हमारी पेंसपर्मिया थ्योरी, ठीक है। पेंसपर्मिया थ्योरी ग्रीक्स के बेसिस पे थी। ग्रीक्स ने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं जो स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, उधर से कुछ स्पोर्स आए इंक्लूडिंग अर्थ पर भी आए, और उनकी वजह से जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई अर्थ के ऊपर, ठीक है। उस थ्योरी को हम कहते हैं पेंसपर्मिया थ्योरी। चलिए इस पे से एक क्वेश्चन और आता है इवोल्यूशन पे कि भाई विच थ्योरी वाज मोस्ट एक्सेप्टेबल बाय द बायोलॉजिस्ट रिगार्डिंग इवोल्यूशन, तो वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए भाई 7th क्वेश्चन कहता है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक द बैक्टीरियल सेल एज कंपिटेंट सेल टू टेक अप द डीएनए। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पूछ रहा है कि हम भाई कार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन में से कौन से आयंस का यूज करते हैं सेल को कंपिटेंट बनाने के लिए, बैक्टीरियल सेल को कंपिटेंट बनाने के लिए, ताकि वो हमारा जो वेक्टर है जिसके ऊपर हमारा आरडीएनए प्रेजेंट है उसको इनटेक कर ले, ठीक है। तो आपको पता है भाई कंपिटेंट बनाने के लिए हम हीट शॉक मेथड यूज करते हैं जिसमें हम डाइवेलेंट आयंस का यूज करते हैं, और उसका आंसर मेरे बच्चों कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का हम यूज करते हैं। एनसीईआरटी में बोल्डली मेंशन्ड है ये चीज, आप पहरा पढ़ेंगे, पहरे में स्टार्टिंग में ही मेंशन्ड है, इसलिए कहता हूं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ लो, सीयूईटी की टेंशन खत्म हो जाएगी बायोलॉजी के लिए। चलिए 8th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। 8th क्वेश्चन है हमारा, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय। जो सेपरेटेड हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, अब आपको इसका प्रोसेस भी पता होना चाहिए, ठीक है। बैक में आपको प्रोसेस भी अच्छे से पता होना चाहिए भाई कैसे सेपरेट होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड उनके चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन होता है। बिकॉज आपका नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए जो कि पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, पॉजिटिव अनोड की तरफ मूव करता है इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। पोटेंशियल बेस हमारे यहां पे सेपरेशन करते हैं। तो पूछ रहा है कि सेपरेशन के बाद हम उसको विजुअलाइज कैसे करते हैं। तो पहला ऑप्शन है भाई ए इनविजिबल लाइट, ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि डीएनए आपका ट्रांसपेरेंट होता है, विजिबल लाइट में दिखेगा ही नहीं। इनविजिबल लाइट विद स्टेनिंग, स्टेनिंग के बाद भी आप इजीली जो अपने फ्रेगमेंट्स हैं उनको विजुअलाइज नहीं कर सकते हो। आप स्टेन आपको दिखेगी बट आपको उसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स इजीली नहीं दिखेंगे। इन यूवी रेडिएशन विद स्टेनिंग, ओके। और डी ऑप्शन कह रहा है भाई इन यूवी रेडिएशन आफ्टर स्टेनिंग विद इथीडियम ब्रोमाइड, ये इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। अगर आपका यहां पे इथिडियम ब्रोमाइड के बारे में मेंशन नहीं होता और कुछ गलत ऑप्शन मेंशन होता तो आप यहां सी पे टिक करते, बट यहां पे डी आपका सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ये चीज भी चेक करते हुए चलना कि आपका जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड से जब आप स्टेन करते हैं तो जो हमारे डीएनए है वो रेडिश ऑरेंज कलर के, हमें रेडिश ब्राउन कलर के फ्रेगमेंट्स हमें शो होते हैं यूवी लाइट के अंदर। चलिए 9th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगर इसी स्पीड से बच्चों क्वेश्चन करते रहे ना तो हम बहुत ही जल्दी बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन कवर कर लेंगे और आपका बिल्कुल इजी वे के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं लिख के ले लो, इन 1000 क्वेश्चन से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी से नहीं आएगा। यहां पे आपके रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जो बिल्कुल आपके नए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन रहेंगे, वो हम यहाँ पे आपको सॉल्व करवाएंगे। चलिए 9th क्वेश्चन है भाई, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा एंड द ओवरी इन द फ्लावर इज। बिल्कुल सीधा सा आंसर है भाई, स्टिग्मा और ओवरी को कौन जोड़ता है? हमारा स्टाइल जोड़ता है, नैरो पासेज, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन। अब देखो आप एक चीज देखिए, एनटीए ना बीच बीच में इतने इजी क्वेश्चन डाल देता है कि समझ में नहीं आता कि भाई किस लेवल का पेपर है। यही एनटीए की खासियत है। इस बार तो अनाउंस भी आपका किया गया कि मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, तो उस हिसाब से अपनी जो माइंड है उसको सेट करते हुए जाना कि आपको हार्ड क्वेश्चन भी थोड़े से मिलेंगे, बट ये नहीं कि पूरा पेपर हार्ड होगा, ठीक है। ये पूरा एक एनालाइज करके मैंने आपको पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपकी जो ब्रेन है उसके अंदर सभी चैप्टर, सभी यूनिट एक साथ रिवाइज हो जाए। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से भाई कह रहा है द डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म, या फिर हम कहें वन मेल गैमेटोफाइट न्यूक्लियस विद द एग
एंड द अदर मेल गैमेटोफाइट न्यूक्लियस विद द, बताओ दूसरा मेल गैमेटोफाइट किसके साथ फ्यूज करता है, हमें पता है भाई पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और फॉर्मेशन करता है यहां से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की, जो कि फर्दर आपके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं एंड ये प्रोवाइड कराता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये चीज आपको याद रखनी है, प्रोसेस याद रखो। क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक चीज डिफरेंस बता देता हूं आज। जो बच्चे सोचते हैं, कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सर हम तो सीयूटी कर ही लेंगे। बच्चों नीट एंड सीयूटी के क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं बहुत अलग वे में होते हैं। सीयूटी में सीधा आपसे टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आता है, बट नीट के अंदर आपके प्रोसेस के बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है। यहां पे आपको असर्शंस भी करनी पड़ेंगी मेरे बच्चों, असर्शन बेस भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसीलिए बिल्कुल अलग है। आप पढ़ सब लेंगे बट क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही जरूरी है, जो मैं यहां पे आपको करवा रहा हूं। बस कुछ नहीं करना, वीडियो ओपन करनी है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और डेली के 25 क्वेश्चन, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। 25 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे अगर खुद से सॉल्व करने बैठेंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा। यहां पे मैं करवा रहा हूं आपको पीवाईक्यू, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि पहले क्या पूछा गया है एनटीए के द्वारा। चलिए 11th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ये ड्रग्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। जो आपका ड्रग्स वाला टॉपिक था, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर, आपको जो ड्रग्स वाला टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। भाई पहला है हीरोइन, ठीक है। अब इससे क्या मैच करता है भाई, हीरोइन हम कहां से भाई एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैनाबिनोइड्स, कोकेन, ठीक है। कोकेन का तो हमें पता है भाई, कोकेन हमारा कहां से आता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से, तो सी का तो सेकंड हो गया, ठीक है। अब आ गया निकोटीन, किसमें प्रेजेंट होता है, आपके टबैको के अंदर, ठीक है। निकोटीन आपका किसमें प्रेजेंट होता है, आपके टबैको के अंदर, ठीक है। तो देखिए भाई डी का फर्स्ट और सी का सेकंड। अब डी का फर्स्ट यहां पे सिर्फ एक के पास ही है, यानी कि ऑप्शन डी के पास, ठीक है। आप इस तरीके से इजीली देख के भाई आपको दिख रहा है भाई जो करेक्ट है वो एक के पास ही है और बाकी सारे गलत है, तो आप सिंपली एलिमिनेशन मेथड से आंसर कर दो, तो इसका ऑप्शन हो गया मेरे बच्चों डी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, ठीक है। और हीरोइन के बारे में आपको एक और चीज पता होना चाहिए, ये क्या होता है, एसिटाइलेशन जब हम करते हैं मॉर्फिन का तो हमें हीरोइन मिलती है, ये चीज आपको याद रखनी है। इस पे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने रिपीट उसको अभी करूंगा आके नेक्स्ट सीरीज के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है। हीरोइन हमारी एसिटाइलेशन से मिलती है, अगर मॉर्फिन का आप एसिटाइलेशन कर देते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए कितने अच्छे आपके सपोर्ट की वजह से कितने जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम कितनी जल्दी अपने हाफ पे आ गए, हाफ नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो जल्दी से इसी बात पे भाई वीडियो को मेरे बच्चों लाइक कर दो। 12th क्वेश्चन कहता है भाई मैमल्स आर एबल टू सर्वाइव इन एंटार्क्टिका और इन द सहारा डेजर्ट एज दे आर। अच्छा, इसमें सिंपल आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। इकोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर होता है सर्वाइवल के लिए, पॉपुलेशन के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। तो उधर से क्वेश्चन है कि भाई मैमल सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। इधर क्या है, सहारा में एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट है और अंटार्कटिका में क्या है, एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि भाई कुछ होते हैं हमारे यूरीथर्मल और एक स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज वो खुद का जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है बच्चों उसको रेगुलेट कर लेते हैं। दैट्स वाई हमारे जो मैमल्स होते हैं बच्चों वो रेगुलेटर्स कहलाते हैं, बिकॉज वो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस, ठीक है। जैसे ह्यूमंस का एग्जांपल लो, चाहे बाहर ठंड हो, ठीक है, ठंड होगी तो हम क्या करेंगे, शिवर करेंगे, नोज आपकी रेड हो जाती है सर्दी के टाइम में, क्यों, ताकि जो ठंडी एयर बॉडी के अंदर जा रही है उसको हम थोड़ा सा भाई गर्म कर सके, ठीक है। इसलिए नेजल चैम्बर के अंदर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी हमारी एडेप्टेशन होती है जिस वजह से हम जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन कर पाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉन एज रेगुलेटर्स, मैमल्स आर नॉन एज रेगुलेटर्स। कन्फर्मर्स क्या होते हैं, जो नहीं कर पाते, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो हमारे, ठीक है। पार्शियल रेगुलेटर्स जो बिल्कुल नैरो रेंज के अंदर ही कर पाते हैं, बिहेवियरल एडेप्टेशन शो करते हैं। और माइग्रेंट्स का तो आपको पता ही है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है भाई रेगुलेटर्स, मैमल्स आर रेगुलेटर, दैट वाई वो इतने अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस में भी मेरे बच्चों सर्वाइव कर पाते हैं। ऑप्शन सी उसका करेक्ट आंसर था। 13th क्वेश्चन है भाई मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, मीथेन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।
अब आपको ये पता होना चाहिए भाई मिथेनोजेंस किस तरीके से एक्ट करते हैं। देखो मिथेनोजेंस आपके कुछ ऐसे अनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर वहां सेल्यूलोज है, ठीक है, कुछ भी है, उसके बेसिस पे उनको डाइजेस्ट करके एनारोबिक कंडीशंस के अंदर गैसेस रिलीज करते हैं। बायोगैस का टॉपिक है, बायोगैस वाले जो टॉपिक है आपका, उसके अंदर हमने पढ़ा था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर है। अगर नहीं समझ में आता तो मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ाया हुआ है, पूरी वीडियो बना रखी है, जाके देखना उसको, ठीक है। तो मिथेनोजेंस अगर सेल्यूलोज के ऊपर फीड कर रहे हैं तो ये मीथेन रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। अगर ये अलग हमारे फिशिस के ऊपर फीड कर रहे हैं, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज कर देंगे और मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो इस तरीके से गैसेस रिलीज करते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके, डाइजेस्ट करके। तो पहला ऑप्शन तो देखो भाई गलत हो गया, ठीक है, ये तो प्रोड्यूस ये करते हैं इसलिए वो ऑप्शन गलत हो गया। भाई मीथेन तो करते ही है, ये भी गलत हो गया। हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये भी करते हैं, पर नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते। आप कोई भी इसको सब्सटेंस दो, उसको डाइजेस्ट करके कभी ये नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं, 14th क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। अब 14th क्वेश्चन है भाई आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड। अच्छा, मैंने बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद ये देखा कि 22 और 23 के जो एग्जाम पैटर्न्स है उसमें इतना डिफरेंस है कि 22 के अंदर असर्शंस थोड़ी सी थी आपकी, बट 23 के अंदर आपके जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है और मैच द कॉलम्स बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। मैंने देखा सेम पेपर के अंदर रिपीटेडली आपके एक क्वेश्चन के बाद ऐसे 4 मैच द फॉलोइंग आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो उनको मैंने अभी यहां कंक्लूड नहीं किया, नेक्स्ट वीडियोस के लिए मैंने रखा है, हर वीडियो के अंदर एक दो जो हमारे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। बट ये जो 25 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, ये आपको जरूर करने हैं, इससे आपको पता लग जाएगा भाई किस यूनिट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। बिल्कुल इधर आपको डाइवर्सिटी दिखेगी। और अगर आप एक दिन भी 25 क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे हैं और फिर अगले दिन के लिए आ रहे हैं, ऐसे अगर आपने 40 डेज कंप्लीट कर लिए तो क्वेश्चन के अंदर ही आपके पूरे चैप्टर्स, पूरी यूनिट, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहां पे मैं साथ के साथ समझा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं किस टॉपिक से, किस चैप्टर से क्वेश्चन आया, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, पता लग जाएगा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इनको तो मेरे बच्चों अच्छे से पढ़ लो ताकि इनमें कभी डाउट ही ना। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। The correct sequence of step involved in polymerase chain reaction are। अच्छा, पीसीआर के अंदर हमें यहाँ पे बताने की कौन कौन से स्टेप्स किस किस फॉर्म में फॉलो करते हैं, ठीक है। पहला भाई डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड टू एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर डीनेचर्ड, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो यही हो गया, ठीक है। बी हमें लग रहा है भाई सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि सबसे पहले हम डीनेचर करते हैं, देन एनिलिंग होती है उसकी टैक पॉलीमरेज प्राइमर्स के साथ, एंड देन आपका एक्सटेंशन होता है। ये 3 स्टेप को याद रखना। अभी तक हमारा जो फर्स्ट है वो है हमारा बी, अभी तक हम बी को फर्स्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स आर लाइगेटेड विद द वेक्टर फॉर क्लोनिंग, ये तो लास्ट स्टेप लग रहा है, वेक्टर के साथ आएगा। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड, ठीक है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड। देखो अब ये है हमारा सेकंड स्टेप हमें लग रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि भाई बी तो हमारा फर्स्ट होना चाहिए, सबसे पहले हम डीनेचर करेंगे, फिर उसकी एनिलिंग करेंगे, उधर हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो डी हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखो बी और डी साथ में कहां आ रहे हैं, फर्स्ट में तो नहीं आ रहे, सेकंड में भी बी और डी नहीं आ रहे, स्टार्टिंग में इधर आ रहे, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आ रहे, ठीक है। बी और डी साथ में आ रहे हैं, एंड देन आपका होता है भाई डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड, फिर हम उधर डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं, टैक पॉलीमरेज, जो कि हम आइसोलेट करते हैं थर्मस एक्वेटस बैक्टीरिया से, ठीक है मेरे बच्चों। चलो, तो बी डी ए और लास्ट में हमारा आएगा भाई एम्पलीफाइड डीएनए को हम लाइगेट करा देते हैं किसके साथ, हमारे डिजायर्ड वेक्टर के साथ, बी डी ए सी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहां यही पूछा गया था भाई, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। चलिए मेरे बच्चों, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बस 10 और क्वेश्चन, ठीक है। हमने लेस देन 20 मिनट्स के अंदर इतनी जल्दी क्वेश्चंस कर लिए आपको समझाने के साथ साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई 15th क्वेश्चन हमारा कहता है बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैसिलस थुरिंगोजेनेसिस इज रेजिस्टेंट टू, किससे रेजिस्टेंट होता है हमें पता है भाई, ये तो इंसेक्ट से रेजिस्टेंट होता है। कौन से इंसेक्ट होते हैं, हमारे कैटरपिलर्स हुए, ठीक है। आपको पता होगा उधर आपके डिप्टेरंस, कोलियोपिटेरंस, लेपिडोपिटेरंस, ये मेंशन है एनसीईआरटी में, ठीक है। लेपिडोपिटेरंस के अंदर क्या आती है आपकी, बटरफ्लाईज आ जाती हैं। कोलियोप्टेरंस के अंदर आपकी क्या आ जाती हैं, आपके आ जाते हैं जैसे इंसेक्ट हुए बीटल्स टाइप, बीटल्स,
ठीक है, इधर आपकी बटरफ्लाई, ठीक है, और आपके डिप्टेरेंस जो मैंने बताए, डिप्टेरन में क्या आती है आपकी फ्लाइज, फ्ली भी बोल देते हैं हमको, ठीक है। तो इन सभी से रेजिस्टेंट होता है हमारा बीटी टॉक्सिन, तो इसका आंसर है भाई इंसेक्ट। और अगर पूछ ले कभी डिटेल में कौन कौन से हमारे क्लासेस के या जीनस के इंसेक्ट, तो आपको ऑर्डर के इंसेक्ट तो आपको याद रखना है डिप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस और कोलियोप्टेरेंस, ठीक है, इस तरीके से पिटेरन, ठीक है, इसके आगे कोलियो लगा दो, ठीक है, लेपिडो लगा दो, या फिर आपका जो डिप्टेरन तो डीआई लगा दो। इस तरीके से आपको याद रखने हैं ये चीजें भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? अगर समझ में नहीं आ रहा तो सबसे अच्छा आपके पास एक ही ऑप्शन है, कमेंट में मुझसे पूछ लो। अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो उनमें समझ में नहीं आ रहा तो जाके दोबारा वीडियो देखो, अच्छे से उस चीज को रिवाइज करो मेरे बच्चों, ठीक है। अभी पढ़ लोगे ना तो ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी कि बाद में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। अच्छी यूनिवर्सिटी का सिर्फ इतना होता है कि आप अलग से भीड़ से एक जगह स्टैंड आउट हो जाते हैं, आप ऑलरेडी एक जगह से फाइट करके एक लेवल पे आ जाते हैं, एंड देन आपको वहां से स्टार्ट करना होता है। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो हमेशा जीरो पे रहोगे और हर बार स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर बार फाइट करनी पड़ेगी। इसीलिए कहता हूं अभी पढ़ लो, बाद में मजे ही मजे है ना, मजे ही मजे। अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए मजे ही मजे। चलो अच्छा, 16th क्वेश्चन कह रहा है भाई इन सम ऑर्गेनिजम्स मेल हैज जी क्रोमोसोम्स, यानी कि होमोजाइगोसिटी या फिर होमोगेमेटोजेनेसिटी, ठीक है। होमोजेनिक गेमेट्स किसके अंदर होते हैं? हमारे बर्ड्स के अंदर होते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये जेनेटिक्स में आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो मेल्स बताए भाई आपके जी क्रोमोसोम्स के साथ है सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल्स है हमारे जीडब्ल्यू, यानी कि हेट्रोगेमेटिक है हमारी फीमेल, हेट्रोमॉर्फिक भी बोल देते हैं इसको। ये टर्म्स जो बता रहा हूं ना इनको सुन के याद ही रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन, भाई किसमें होती है ये वाली सेक्स डिटर्मिनेशन जिसके अंदर जो हमारी फीमेल होती है वो हेट्रोगेमेटिक होती है? सिंपल सा आंसर है हेंस के अंदर होती है, बर्ड्स के अंदर होती है, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको यहां पे ऑप्शन में ग्रास ऊपर दिया होता, ठीक है, तो भी आप यहां पे कर सकते थे, वहां पे जी ओ वाली हो जाती थोड़ी सी, ठीक है। तो वो सारी सेक्स डिटर्मिनेशन भी आपको अच्छे से मेरे बच्चों याद रखनी है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है सेक्स डिटर्मिनेशन का, चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट खोलोगे तो वहां पे तुम्हें मेरी प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियोस दिख जाएंगी, अदरवाइज सर्च कर लेना, ठीक है, मिल जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने अलग से आपको 10 मिनट की लगभग वीडियो है, उसके अंदर अच्छे से सभी तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन, चाहे वो इंक्यूबेशन पीरियड पे, वो सब आपको समझाया हुआ है। 17th क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करते हैं, 25 क्वेश्चन हमारे होने ही वाले हैं, जल्दी से लाइक कर दो। हमने बहुत जल्दी 25 क्वेश्चन कर लिए, जल्दी से लाइक करो भाई। 17th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम मैनुअल रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है भाई, ई वेस्ट से हम कौन सा मेटल रिकवर नहीं कर सकते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है भाई हमारा मर्क्यूरी, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया। अब आप सोचोगे सर बायोलॉजी में कहां से आ रहा है, ये तो केमिस्ट्री क्वेश्चन है। बायोलॉजी के पेपर का क्वेश्चन है बच्चों 2023 का, ठीक है, जो दूसरा सेट था, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आप सोचो मरकरी, इसका सिंपल कॉन्सेप्चुअल आंसर है मरकरी को रिकवर ही नहीं कर सकते, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और ई वेस्ट के अंदर हम मरकरी आएगा कहां से? ई वेस्ट में हम मरकरी यूज कहां करते हैं? आपके प्रोसेसर्स में कहीं कहीं गोल्ड यूज होता है, हमें पता है। कॉपर तो आपकी हमेशा यूज होता ही है, ठीक है, वायरिंग सर्किट्स में भी यूज हो जाता है। निकल भी आपका यूज होता है, निकल आपका यूज होता है, और आपके जिंक भी कभी कभी यूज हो जाता है, ठीक है, निकल और जिंक भी आपके यूज होते हैं। तो ये तो होते हैं, ई वेस्ट में मिल सकते हैं, पर मरकरी कहां से मिलेगा? मरकरी तो आपकी मेडिकल लैब्स में या फिर मेडिकल जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें मिलेगा, ठीक है। तो ई वेस्ट का तो ये पार्ट ही नहीं है, तो इसका सही आंसर है भाई मरकरी। चलिए भाई 18th क्वेश्चन पे आ गए। ओके 18th क्वेश्चन कह रहा है भाई द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द इंडियन, ये सेट है बच्चों, ई है ये, ठीक है, सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एथिकली करेक्ट हो, उनपे ज्यादा क्रूरल्टी ना हो, तो उसके लिए जो कमेटी बैठाई गई थी हमें पता है भाई क्या थी? जीईएसी, ठीक है, हमें पता है। अब इसकी फुल फॉर्म आपको एक्यूरेटली याद रखनी है। देखो यहाँ पे हर जगह जीईएसी, जीएमएसी, ठीक है, आईसीएआर, एआईएमएस, एम्स, ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको, इधर से शॉर्टकट से पता लग जाएगा भाई जीईएसी, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड चैप्टर जो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है मेरे बच्चों, उसका लास्ट टॉपिक है ये,
ठीक है, जिसमें एथिकल इश्यूज के अंदर ये मेंशन है, वहां पे आपको ये फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से मुझे एनसीईआरटी के पेजेस याद हो रखे हैं, अच्छे से रिवीजन करोगे तुम्हें भी याद हो जाएंगे, और फिर आगे चाहे कोई एग्जाम हो आपके इस लेवल का, आप इजीली उसको क्रैक कर पाएंगे। चलिए 18th हो गया, 19th बस ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, जल्दी इनको कवर करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? भाई मल्टीलोड 375, LNG20, सर्विकल कैप, वोल्ट। इसका आंसर है LNG20। ठीक है, ये आपके बैरियर्स में आते हैं, सर्विकल कैप और वोल्ट, और जो मल्टीलोड 375 है ये आपकी कॉपर रिलीजिंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन था ये। चलिए कह रहा भाई द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ, डो के अंदर पफ्ड अप अपीयरेंस होती है, जो ब्रेड का डो होता है, डोसा के जो बैटर बनते हैं उसके अंदर पफ अप आती है। अब देख मम्मी कहते हैं ना इसके अंदर थोड़ा सा खमीर उठने दो, यीस्ट अच्छे से ग्रो होने दो, तो वो किस वजह से ग्रो हो पाता है? चीज के अंदर बहुत सारी आपको होल्स दिखेंगे इस चीज में, तो वो किस वजह से होती है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और कौन सा यहां पे हम यीस्ट यूज कर रहे हैं? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जिसको हम यहां पे बेकर्स यीस्ट भी मेरे बच्चों बोलते हैं। ठीक है, चलिए 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? मैच्योर आरएनए इज अ फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए। यूकैरियोट्स की यहां पे बात हो रही है मेरे बच्चों। ठीक है, यूकैरियोट्स की यहां पे बात हो रही है कि मैच्योर जो आरएनए होता है वो किससे मैच्योर होता है? भाई हमें पता है एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, उसकी क्या होती है? कैपिंग होती है, टेलिंग होती है और स्प्लाइसिंग होती है, जिसके थ्रू हमारे जो नॉन कोडिंग इंट्रोन पार्ट है उसका रिमूवल हो जाता है। ठीक है, एचएनआरएनए को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन बहुत जल्दी हमने कवर कर लिया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे ही सारी वीडियोस हम कवर कर देंगे मेरे बच्चों। 22nd क्वेश्चन कहता है विच फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज द लंग ऑफ द प्लैनेट अर्थ? अमेज़न रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, टाइगा फॉरेस्ट या फिर टुंड्रा फॉरेस्ट? इसका बहुत अच्छा आंसर है बच्चों मेरे बच्चों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है, सबको पता है सबसे बड़े फॉरेस्ट है हमारे, और सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारे जो ट्रीज है वो प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को। ठीक है, ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपके इकोलॉजी में ये बताए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला जो हमारा चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, उसमें है ये। विच इज नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल? टेरर ऑफ बंगाल किस वजह से कॉज हुआ था? टेरर ऑफ बंगाल हुआ था हमारा वाटर हायासिंथ की वजह से। वाटर हायासिंथ आपने देखा होगा, वाटर का एक बहुत ही पर्पलिश कलर का फ्लावर होता है। ठीक है, इसका फ्लावर होता है, इसकी वजह से इसको इंडिया में लाया गया, बट ये बहुत कम टाइम के अंदर वाटर बॉडीज के अंदर फैल गया, ग्रो कर गया। ठीक है, आपको पता है ये वेजिटेटिवली ग्रो करता है ऑफसेट की फॉर्मेशन में। ठीक है, रूट्स और इनके जो स्टेम है उनके बीच से इनकी ऑफसेट निकलती है और ये ग्रो करते चले जाते हैं और पूरी वाटर रिजर्वियर को, वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं, जिस वजह से वाटर बॉडी का बीओडी भी बढ़ जाता है। ऑक्सीजन जो नीचे रह रहे ऑर्गेनिजम्स है उन तक पहुंच नहीं पाती, वो ग्रो नहीं कर पाते, एंड इवन डेथ हो जाती है उनकी। ठीक है, दैट्स व्हाई इसको कहा गया था टेरर ऑफ बंगाल, जो कि हुआ था हमारे वाटर हायासिंथ फ्लावर की वजह से, वाटर हायासिंथ प्लांट की वजह से। ठीक है, चलिए 24th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग्स, प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज। क्या होगा भाई? एनिमल्स को हम उनके हैबिटेट से लेके आ रहे हैं और एक अच्छे हैबिटेट में जो बिल्कुल प्रिजर्व्ड है, जैसे कि आपके बोटेनिकल पार्क्स हुए, जूलॉजिकल पार्क्स हुए, उनके अंदर आके एनिमल्स को रख रहे हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, उस टाइप की कंजर्वेशन को हम क्या कहते हैं भाई? ठीक है, ये तो नहीं होगा भाई, ये दोनों तो ऑप्शन ही हटा दो। ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू, जल्दी से बताओ कमेंट्स के अंदर, जल्दी से बताओ मुझे भाई, इन सीटू कंजर्वेशन होगा या एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा? इन सीटू कंजर्वेशन होता है जहां पे हम उनके एनवायरमेंट में ही उनको कंजर्व कर देते हैं, नेशनल पार्क बना देते हैं, बायोम्स बना देते हैं। ठीक है, यहां होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर हम उनको उनके एनवायरमेंट से उठा के एक मोर प्रोडक्टिव और मोर प्रिजर्व्ड एनवायरमेंट में लाते हैं ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। ठीक है, अब जिन्होंने अच्छे से सही कमेंट किया था, ठीक है, उनको बधाई हो, तुम्हारी जो प्रिपरेशन है मेरे बच्चों अच्छे से हो रही है, तुम जरूर जरूर बायोलॉजी में फोड़ के आओगे। और जिनका ऑप्शन गलत भी था, टेंशन की बात नहीं है, डेली क्लासेस में आओ, डेली क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। और मेरा बिल्कुल समझ लो आशीर्वाद है मेरे सभी बच्चों पे कि तुम सब बायोलॉजी में बिल्कुल फोड़ के आओगे। ठीक है, एनटीए वाले घबरा जाएंगे, इतने सारे टॉपर कहां से आएंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का भाई, क्या है? इन विच प्रोसेस अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द फिफ्थ एंड ऑफ द एचएनआरएनए। भाई फिफ्थ एंड के ऊपर क्या होती है? फिफ्थ एंड आपको पता है, उसके ऊपर हम
कैपिंग करते हैं किसकी, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की। तो इसका आंसर है मेरे बच्चों बी, कैपिंग। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो फिर इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भाई खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नए और 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ, और धीरे धीरे इन 40 डेज हम आपके 1000 एमसीक्यूज कवर कर लेंगे, जिससे बाहर आपके सीयूईटी के अंदर एनटीए पूछने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत एनालाइज करके 1000 क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किए हैं। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दो, ताकि उनका भी भला हो जाए। शेयरिंग इज केयरिंग। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए जल्दी से बच्चों मेरे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।